पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था ना, तो आपने भारत में क्यों मुसलमानों को मारा? ये सवाल बड़ा है ना हमारा। उससे भी बड़ा सवाल ये है, हम जब घर में मजबूत नहीं होंगे तो कैसे पाकिस्तान से लड़ेंगे? ये बताइए आप। अगर सच बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। हम जबरदस्ती इत्तेहाद दिखा रहे हैं, हमारा दिल टूटा हुआ यार। ये ओवैसी साहब गद्दार हैं मुसलमानों के, जिन्होंने इस मुद्दे पर नहीं बोला। पहली लड़ाई हमारी ये है कि तुम हमको क्यों मार रहे हो, पहले ये हिसाब दो। आप कैसे मोदी जी की बात मान के चले गए कतर को समझाने, दुबई को समझाने, सऊदी को समझाने? उस पहलगांव हमले को लेकर हो गई, दुकानें तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, मस्जिदों पर हमले हो गए, रास्ते के राही को रोककर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया। ये मुद्दा नहीं है। देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, ये मुद्दा नहीं है। जितना बड़ा गंभीर मुद्दा बाहर की सुरक्षा है, उतना ही गंभीर मुद्दा आंतरिक है। अगर गृह युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? क्यों ऐसा हो रहा है? मुद्दा उठना चाहिए ना भाई। तो ऑपरेशन सिंदूर जितना जरूरी है, ऑपरेशन तंदूर भी उतना ही जरूरी है। यानी रोटी के लिए ऑपरेशन। तमाम रोटी पर हमले हुए हैं, रोजी रोटी पर हमले किए गए मुसलमानों के, दुकानों पर, होटलों में। ये तमाम हमले क्यों हो रहे थे? हमारी रोटी हमसे क्यों छीनी जा रही थी? हमला आतंकवादी ने किया, रोटी आप हमसे छीन रहे हैं, दुकान हमारा जला रहे हैं, हमारे स्टाफ को पीट रहे हैं, और ये मुद्दा नहीं बनेगा। और आप चले जाएंगे दुबई में समझाने। दुबई में ये भी आप समझाइए कि मोदी जी इस पर चुप हैं, अमित शाह जी इस पर चुप हैं। जो पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे थे, पाकिस्तान को भारत की तमाम सीक्रेट भेज रहे थे, वही लोग यहाँ भगवा गमछा बांध के और क्या कहते हैं, होटलों पे हमले कर रहे थे। जैसे गौरक्षक नाम रख लेता, 50,000 रुपया मीट व्यापारी नहीं देता है तो उसकी मॉब लिंचिंग कर देता है, पुलिस के खिलाफ भी बयान दे देता है, एसपी को भी कटघरे में लाके खड़ा कर देता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। यार ऐसे थोड़ा ना चलेगा। अगर मैं एसपी के खिलाफ बोल देता तो मेरा क्या अंजाम होता? और वो एसपी के खिलाफ बयान दे रहा अलीगढ़ में, और एसपी ने बयान दिया कि 50,000 रुपया एक बार ले चुका ऑलरेडी, दूसरी बार दूसरे से मांगा था, नहीं दिया, तब उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। इसको आप हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई? गैर संवैधानिक जो पॉइंट है उस पर तो कह रहा हूं, उस पर मेरा व्यू भी हमेशा है। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आपत्ति है, तो जो जिन बिंदुओं पर आपकी आपत्ति थी है, उन बिंदुओं पर ही तमाम बातें होती तो बात समझ में आती। यहाँ सीधे सीधे जो है शुरुआत हुई, हम मानेंगे नहीं। ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ दिया, हम लो जी फेंक दिया, नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? अब कैसे मानने लगे? अब कैसे मोदी जी की बात मान के चले गए कतर को समझाने, दुबई को समझाने, सऊदी को समझाने? तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। नहीं अच्छी बात, नहीं अच्छी बात। 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवा कर जिस ऑपरेशन को आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, यहाँ ऑपरेशन तंदूर जो हो गया हमारे देश में, उसका क्या होगा? मोदी जी ने उस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? उस पहलगांव हमले को लेकर हो गई, दुकानें तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, मस्जिदों पर हमले हो गए, रास्ते के राही को रोककर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया। ये मुद्दा नहीं है। देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, ये मुद्दा नहीं है। जितना बड़ा गंभीर मुद्दा बाहर की सुरक्षा है, उतना ही गंभीर मुद्दा आंतरिक है। अगर गृह युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? क्यों ऐसा हो रहा है? मुद्दा उठना चाहिए ना भाई। ये जो सोशल डिफरेंसेज हैं, ये जो धर्म के नाम पर एक दीवार खड़ी की जा रही है, ओवैसी साहब बिल्कुल चुप्पी साध के रखे। अंजाम अलीगढ़ का भी आपने फाइनली देख लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर जितना ज़रूरी है, ऑपरेशन तंदूर भी उतना ही ज़रूरी है। यानी रोटी के लिए ऑपरेशन। तमाम रोटी पर हमले हुए हैं, सारी तस्वीरें आपको पता होंगी, आपने चैनल पे चलाया भी है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में रोजी रोटी पर हमले किए गए मुसलमानों के, दुकानों पर, होटलों में। ये तमाम हमले क्यों हो रहे थे? हमारी रोटी हमसे क्यों छीनी जा रही थी? हमला आतंकवादी ने किया, रोटी आप हमसे छीन रहे हैं, दुकान हमारा जला रहे हैं, हमारे स्टाफ को पीट रहे हैं, और ये मुद्दा नहीं बनेगा। और आप चले जाएंगे दुबई में समझाने। दुबई में ये भी आप समझाइए कि मोदी जी इस पर चुप हैं, अमित शाह जी इस पर चुप हैं। ये तो बदनामी वाली बात हुई, विदेश में जाकर। नहीं, बदनामी का क्या मतलब? नहीं, घर की बात लो। घर में अगर घर में 2 बेटा है और एक बेटा को आप मौज मस्ती की इजाजत दे रखे हैं, एक बेटे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खिला नहीं रहे, तो वो बेटा बाहर में पंचायती में बोलेगा कि मेरा बाप इंसाफ नहीं कर रहा, ठीक है। और जब पड़ोसी से लड़ाई होगी तो वो बेटा दिल से नहीं लड़ेगा। सुन लो, मैं कह रहा हूं, मैं साफ ये बात कर दी आपने सवाल उठाने वाली। अरे जब मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल, देशभक्ति नहीं, देशभक्ति आपने अभी दिल से नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। अरे मैं नहीं लड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं। अरे नहीं है ना आंतरिक है, फिर वही बात। ये आंतरिक बोलकर आप दुश्मन को मौका दे रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था ना,
तो आपने भारत में क्यों मुसलमानों को मारा? ये सवाल बड़ा है ना हमारा। उससे भी बड़ा सवाल ये है, हम जब घर में मजबूत नहीं होंगे तो कैसे पाकिस्तान से लड़ेंगे? ये बताइए आप। अगर सच बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, ये कड़वा सच है, पूरे देश को सुनना चाहिए और हिंदू मुसलमान सबको सुनना चाहिए। पहले घर मजबूत होगा, दुनिया से हम लड़ लेंगे। अगर घर कमजोर होगा, वो कहावत हमने नहीं, मेरे बाप दादाओं ने कहा था, घर फूटा तो गंवार लूटा। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से भी लड़ नहीं पाओगे अगर घर में इस तरह से लड़ोगे तो। ये याद रखो, लड़ाई के लिए पहली शर्त है आपस का इत्तेहाद। हम जबरदस्ती इत्तेहाद दिखा रहे हैं, हमारा दिल टूटा हुआ यार। ये ओवैसी साहब गद्दार हैं मुसलमानों के, जिन्होंने इस मुद्दे पर नहीं बोला। पहली लड़ाई हमारी ये है कि तुम हमको क्यों मार रहे हो, पहले ये हिसाब दो। पहला हिसाब दे ही नहीं रहे हो, तुम जा रहे हो उसको मारने। अरे उसको तो हम मार देंगे अकेले, हमने पहले दिन भी कहा था। हाँ, लेकिन हमें वहां से भी निकाल। आप एक अफसर को लाए, महिला दुश्मन से लड़ेंगे या आप आपसी खींचातानी में उलझेंगे? अरे देश का दुश्मन वो है जो देश के अंदर बवाल कर रहा, आप समझ नहीं रहे। उससे लड़ने के लिए हमारी फौज सक्षम है, सक्षम है पूर्ण रूप से। हमारी सेना पाकिस्तान ही नहीं, चीन जैसे देश से भी लड़ने में सक्षम है। हमने जंगें लड़ी है, इतिहास है हमारा। 64, 65, 71 सब लड़े हम, और लड़े तो हम कहीं नीचे नहीं आए। ठीक है, वो ज़माना जब हम कमज़ोर थे 64 में, तब भी हमने लड़ाई लड़ी, दुश्मन को घुसने नहीं दिया कि ले जाओ ये सब इलाका। ऐसा नहीं हुआ, शहादतें दी गई। 65 में भी हमने सबक सिखाई, वीर अब्दुल हमीद ने शहादत दी। 71 में तो हमने घुटने टेकवा दिए। तो फौज तो सक्षम है, लेकिन जब 71 में घुटने टिकवा दिए तो 2025 में क्यों समझौता हुआ, ये सवाल कोई कर नहीं रहा। समझौता इसलिए हुआ कि मोदी जी को पता चल गया कि देश के अंदर ये गुंडा बढ़ गया तेजी से, और ये गुंडा देश का माहौल खराब कर देगा। जंग अगर उधर लंबी चली तो इधर ये लोग जंग चलेंगे। इसलिए मोदी जी से मैं कह रहा हूँ, अमित शाह जी से मैं कह रहा हूँ, योगी जी से कह रहा हूँ, पहले इन गुंडों से आप निमटिए। पाकिस्तान को तो औकात में लाना 5 मिनट का काम है, लेकिन इन गुंडों को अगर काबू नहीं किया गया तो दुश्मन देश इसका फायदा उठाएंगे। मुखबिरी कौन कर रहा? मुखबिरी कौन कर रहा? कौन यहाँ के इनपुट भेज रहा? पाकिस्तान कहाँ को मिले ना, पकड़े गए ना भाई। अगर 4 दर्जन गिरफ्तारियां हुई, 4 दर्जन गिरफ्तारियां हुई, तो उसमें 3 दर्जन निकल गए वही जो उपद्रव मचा रहे थे, वही लोग जो पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे थे, पाकिस्तान को भारत की तमाम सीक्रेट भेज रहे थे, वही लोग यहाँ भगवा गमछा बांध के और क्या कहते हैं होटलों पे हमले कर रहे थे। मतलब 2 काम वो कर रहे थे एक साथ, अंदर गड़बड़ करना और अंदर की बात वहाँ दुश्मन को भेजना। मैं यही कह रहा हूँ, नाम कुछ भी रख ले, वो बजरंग दल रख ले या हिंदू सेना रख ले या वाहिनी रख ले या कुछ रख ले, नाम से नहीं होगा, उसके काम को देखना। जैसे गौरक्षक नाम रख लेता, 50,000 रुपया मीट व्यापारी नहीं देता है तो उसकी मॉब लिंचिंग कर देता है, पुलिस के खिलाफ भी बयान दे देता है, एसपी को भी कटघरे में लाके खड़ा कर देता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। यार ऐसे थोड़ा ना चलेगा। अगर मैं एसपी के खिलाफ बोल देता तो मेरा क्या अंजाम होता? और वो एसपी के खिलाफ बयान दे रहा अलीगढ़ में, और एसपी ने बयान दिया कि 50,000 रुपया एक बार ले चुका ऑलरेडी, दूसरी बार दूसरे से मांगा था नहीं दिया, तब उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। इसको आप हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई? कहाँ एक दिन की बात है, सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसे नहीं चलता, जहां काउंटर होगा तभी तो गृह युद्ध हो जाएगा। ये तो समझिए सब्र और जब्त है, लेकिन ओवैसी साहब को ये काम नहीं करना चाहिए। जो बात आप दुनिया को कहने गए हैं बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के तर्जुमान बन के गए हैं, लेकिन सरकार को ये बात आपको डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो ये अलग अलग नामों से आतंकवाद फैला रहे हैं, इन पर भी काबू पाना ज़रूरी है, इनका भी ऑपरेशन होना ज़रूरी है, वरना कभी भी हम दुश्मन को चित नहीं कर पाएंगे। और हमें हमेशा अपनों से, हमें अपनों ने लूटा वाला, आपने सुना ना शेर, ये अपने ही हमको कमज़ोर कर रहे हैं और यही हमारी कमज़ोरी का इल्म भी उनको दे रहे हैं। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपस में मुट्ठी बंद ताकत हमारी होनी चाहिए। हम कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश का जब मामला आता है तो जाति धर्म नहीं होता, लेकिन ये चुट्टे लोग, मामला देश का था, देश पर हमला हुआ, देश के स्वाभिमान पर हमला हुआ, देश की माँ और बहनों के सिंदूर उजरे, और इन्होंने मामला देश के अंदर शुरू कर दिया। इसको लोगों ने इग्नोर कर दिया, सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब तक हमारे इल्म में इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। खुले सांड की तरह इन्होंने लूटा पीटा, सैकड़ों दुकानों को उजाड़ा, मकानों को उजाड़ा, तो ये नहीं चलेगा। ओवैसी करे तो करे क्या? नहीं, ओवैसी कुछ कर ही नहीं रहे ना। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक धरना ओवैसी साहब का दिखाइए हमको, एक वीडियो हम ना। पार्टी के
कहीं नहीं, कहीं नहीं, पूरे भारत में नहीं। जो सुन रहे होंगे मेरे दोस्त उस भी बोलेंगे कि मौलाना झूठ बोल रहे हैं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन आंदोलन जंतर मंतर पर हमको ओवैसी साहब या उनकी पार्टी का दिखा दीजिए, मान जाऊंगा मैं। नहीं है, नहीं है। 341 पे लगी प्रतिबंध के खिलाफ ओवैसी साहब का जंतर मंतर पे एक धरना दिखा दीजिए, मान जाऊंगा मैं। लेकिन वक्फ बोर्ड वाले में जंतर मंतर पहुंच गए। अब समझ है कि नहीं? ये वक्त पे इतना ज़्यादा एग्रेशन, और फिर भारत पाकिस्तान टेंशन पर तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक्स्ट्रा दिखावा, राष्ट्रवादिता, देशभक्ति क्या है देशभक्ति दिखाने नहीं, दिक्कत है ना, एक्स्ट्रा नहीं दिखाइए ना, जितना हम हैं उतना ही दिखाएंगे ना। जितने हैं हम उतना ही हैं, हम लड़ने मरने वाले हैं। ज़रूरत पड़ेगी सरकार भेजे ना भाई, हमको सेना में भर्ती करो ना, हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। सोफिया कुरैशी थी ना भाई, बच्ची भी हमारी लड़ रही ना। वीर अब्दुल हमीद का है ना इतिहास, इससे पहले भी इतिहास है, करगिल में भी हम लड़े, सब जगह लड़े। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये भाजपा वाला मामला है। ये भगवा गमछा रख लेगा, वो बोलेगा हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। वही सेम जो आरएसएस का अंदाज है वो ओवैसी साहब ने अख्तियार कर लिया। जी नहीं, हम हैं बहुत बड़े। अरे बड़े बड़े का पूरा भारत बड़ा भाई, भारत का में रहने वाले जो लोग भी वो भारत से प्रेम करते हैं। तो आप मैं बड़ा और मैं बड़ा राष्ट्रभक्ति में करने का, तो ये तो भाजपा का एजेंडा है। तो भाजपा के एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने शो करना शुरू किया, हम इसके विरोधी हैं। एक्स्ट्रा शो नहीं करना, हम हैं तो हैं यार, हम भारत के हम हैं। हमसे तू होता कौन कोई पूछने वाला, पैमाना नापने वाला कोई मशीन है क्या सटा के नाप लोगे कि तुम ज़्यादा। लेकिन इसलिए ओवैसी साहब से सवाल होता है कि ये इनका एग्रेशन इलेक्शन में आप देखेंगे, सारे मुद्दे ये मुस्लिम का रखते हैं, सारे इश्यूज मुस्लिम के होते हैं। तो भैया मॉब लिंचिंग के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई कौन लड़ेगा? जब आप स्वघोषित मुस्लिम लीडर बन रहे हैं, अखिलेश मुसलमान से वोट मांगते नहीं, मुसलमान दे रहा। तेजस्वी मुसलमानों से वोट मांगता नहीं, मुसलमान दे रहा। ममता बनर्जी तो मुस्लिम लीडरों को मंच पे गरिया देती है, फिर भी मुसलमान वोट दे रहा, मांगा नहीं जा रहा। और ओवैसी साहब मांगते हैं, ये मैं नहीं, मिल तो रहा, मिल भी रहा, नहीं भी मिल रहा, अरे मिल ही रहा। तो जब आप मांगते हैं इसी नाम पर, तो आपको इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ना भी पड़ेगा साहब, ये भी ज़रूरी है। ये रास्ते दो हो गए हैं, एक से तीन, मुसलमान तीन जगह उलझ गया। एक, भाजपा को देंगे नहीं किसी कीमत पर, मुसलमान का एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष मुसलमानों का नहीं, सेकुलर पार्टियों को देंगे। और तीसरा पक्ष है ओवैसी साहब को देंगे। अब ये पक्ष जो तीन है खेमा, जब तक मुस्लिम लीडरान जो अभी वक्त पर सब लोग एक जगह बैठ गए थे सर जोड़कर, और फिर उसके बाद जो टूट फूट इनके यहाँ शुरू हुआ, बिहार में हमारा शरिया दो हिस्से में तकसीम हो गया, दो तीन अमीर शरीयत बन के घूम रहे हैं बिहार में। तो उसमें ओवैसी साहब भी तो हैं। ओवैसी साहब क्यों नहीं पहल करते? जब इतना असर अल्लाह ने इनको दिया है भी, लोग मानते भी हैं, तो टूट फूट में नहीं यहाँ हिस्सा डालते। जिस पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार ने इनके लीडरों को हराने की अपील की, उस पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ फिर बैठकर ये क्यों धरने में चले आए? हम तो नहीं गए उनके साथ, हमारा तो आज भी विरोध है। 3 तलाक से लेकर आज तक उनके धरने में हम शामिल नहीं होते, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जब हम इक्वल नहीं हैं तो हम उनके मंच पर नहीं जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब उनके मंच पे भी जाते हैं और फिर इलेक्शन में वही आदमी ओवैसी साहब को हराने की अपील कर देते हैं। तो ओवैसी साहब भी कंफ्यूज हैं और वो भी कंफ्यूज लोगों को कर रहे हैं। कंफ्यूजन ख़त्म करना पड़ेगा।